हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लर्निंग एकेडमी। तो आपको पता है जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ओलंपियाड, है ना। इंग्लिश ओलंपियाड की हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। तो अभी मैं आपको बता दूं, इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं, 4 सेक्शंस के होते हैं। वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, एंड द लास्ट वन इज अचीवर सेक्शन। जो वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज होता है इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। और जो सेकंड रीडिंग पार्ट होता है इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन में भी 5 क्वेश्चन होते हैं। एंड जो लास्ट सेक्शन होता है अचीवर सेक्शन, इसमें 5 सेक्शन होते हैं, इसमें भी ठीक है 5 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल होगा कितने, 50 क्वेश्चन ईच होते हैं। तो इसमें हम फर्स्ट वाला सेक्शन कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में, जो है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज। आज हम पढ़ने जाएंगे, रीडिंग की स्टडी करेंगे, जिसमें 2 कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। क्या होते हैं? 2 कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्वेश्चन ईच होते हैं, जिससे होगा मिला के 10 क्वेश्चन। तो आज हम इनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड से, ताकि वो भी जुड़ पाए और इस वीडियो और इस लर्निंग का एंजॉय कर पाए, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि रीडिंग जब भी हम करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले सारा पैराग्राफ स्टडी करते हैं। नहीं, हमें सारा पैराग्राफ की स्टडी पहले नहीं करनी है। हमें क्या करना है, पहले सारे क्वेश्चन की स्टडी करनी है, राइट। सही सुना है आपने, हमें सबसे पहले क्वेश्चन की स्टडी करनी है। पैराग्राफ की स्टडी पहले करके टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ओके। तो हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चन थर्डली स्टडी करने हैं, माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे, माइंड में पकड़ लेंगे कि ये क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद हम पैराग्राफ पे जाएंगे, ये पैराग्राफ की स्टडी करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने क्वेश्चन माइंड में सेट किए हैं उसका आंसर हमें ऑटोमेटिकली उन पैराग्राफ को रीडिंग करने में मिलता रहेगा और हम मार्क कर सकते हैं। तो हैंड टू हैंड ये काम हो सकता है। अब ज़रा सोचिए, पहले हम पैराग्राफ पढ़े सारा, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, दोबारा से उसको ढूंढेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ तो बहुत इंटेलिजेंटली कर लेते हैं ये, ठीक है, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं करते तो इससे आप करना, ठीक है, इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करना। तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, माइंड में पकड़ लेना है उसे, एंड देन पैराग्राफ की स्टडी करनी है, और साथ साथ जो भी माइंड में क्वेश्चंस आपने रखे हैं अपने, उनको मार्क करते रहें, जिससे आपको टाइम भी बचेगा। और अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन नहीं याद रह पा रहे तो दोबारा से आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, फाइन। तो चलिए हम इस चीज़ को ऐसे ही इसी ट्रिक के साथ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग सेशन। तो पहले हम रीडिंग पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेंगे, क्वेश्चंस की स्टडी पहले हम करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 31 से आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका रीडिंग पार्ट का, क्योंकि जो हमने फर्स्ट सेक्शन किया था उसे 1 to 30 थी, ठीक है। 31 से आपका फर्स्ट क्वेश्चन रीडिंग का पार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट। तो 31 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या कह रहे हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट 1 and 2 आपको दिया गया है। इसमें इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, अब इसको हमें माइंड में सेट करना है, तो अच्छे से इसकी रीडिंग कर लीजिए। क्या है स्टेटमेंट 1 में, कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट लॉस एंड ड्विडलिंग लाइवलीहुड्स आर द हिंड्रेंसेस दैट इंटरफेयर विद इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन। तो क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि जो अर्बनाइजेशन, हैबिटेट लॉस और ड्विडलिंग लाइवलीहुड्स है वो हिंड्रेंस है, इंडियाज़ की ट्राइबल पॉपुलेशन को इंटरफेयर करते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट आपको देखिए क्या है कि कोन्याक्स लिव्ड इन डाइवर्स ग्रुप्स इंस्टिकेटेड बाय लैंग्वेज एंड डिस्ट्रक्टिव फेशियल टैटूज। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोन्याक्स डाइवर्स ग्रुप में रहते थे, जो लैंग्वेज और डिस्ट्रिक्ट फेशियल टैटूज से अलग पहचाने जाते थे। ये तो आपके स्टेटमेंट है, आप इसे माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट पे देखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कोन्याक्स लिव बिटवीन 2 वर्ल्ड्स में रहता था, वन इन द प्रेजेंट एंड वन इन पास्ट। तो उसको क्या कहा जाता है,
ठीक है, एज डैश। इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार है वो स्लाइसेस थ्रू द हार्ट ऑफ द विलेज, जो विलेज से जाके मिलता है। ठीक है, और आपका सेकंड ऑप्शन देखिए। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं द यंगर जनरेशंस हैव बिगन टू अडॉप्ट मॉडर्न वेज। यंगर जनरेशन ने मॉडर्न वेज को अडॉप्ट किया, जबकि ओल्डर उनको अपने एंशियंट रिलिक्स को भी फॉलो करते हैं। सी ऑप्शन है आपका दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द रीजन्स, 16 ऑफिशियल रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स एंड द लास्ट ऑफ द टैटूड हेड हंटर्स। तो ये आपको कहा गया है कि जो लार्जेस्ट ऑफ द रीजन्स है 16 ऑफिशियल, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, रिकॉग्नाइज ट्राइब्स है वो, एंड लास्ट जो थे वो टैटूड हंटर हेड हंटर्स थे। डी आपका ऑप्शन है इसमें दे हैव बीन अराउंड सिंस टाइम इमोमेरियल। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन है। ये आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन है जो है 33 नंबर, जो मैंने आपको जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ए है फर्स्ट वाला है आपका कोन्याक्स वर फेयर ड्यू टू द फैक्ट दैट दे वर हेड हंटर्स। कोन्याक्स को डर लग रहा था। ठीक है, कोन्याक्स से लोग डरते थे। कोन्याक्स वर अफेयर्ड ड्यू टू द फैक्ट दैट दे वर हेड हंटर्स। तो कोन्याक्स से लोग डरते थे कि वो कौन है, वो हेड हंटर्स थे। नेक्स्ट बी का ऑप्शन है कोन्याक्स बिलीव द सोल फोर्स लाइज इन द ह्यूमन स्कल और विच दे हैड हंटेड सो एज टू रिटेन देयर वैनिशिंग कल्चर। क्या कह रहे हैं? कोन्याक्स मानते थे कि सोल फोर्स ह्यूमन स्कल में होती है, इसलिए उन्होंने हेड हंटिंग की अपनी कल्चर को बचाने के लिए। नेक्स्ट आपका है इन द मंथ ऑफ अप्रैल कोन्याक्स परफॉर्म द ऑयलिंग फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द आर्ट एंड पोएट्रीनेस ऑफ द कोन्याक ट्राइब। इसमें कह रहे हैं अप्रैल के मंथ में कोन्याक्स ऑयलिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अपनी ट्राइब के आर्ट और पोएट्रीनेस को दिखाने के लिए। नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन मोस्ट विलेजेस इन नागालैंड मेड द कोन्याक ट्राइब अनकाउंट ऑल्सो। इसमें क्या कह रहे हैं? क्रिश्चियनिटी के आने से नागालैंड के कई विलेजेस में कोन्याक ट्राइब अनकाउंट भी हो गए। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन है। अब हम जब इसके पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। अब आप 34 देखिए, ये आपका 34 क्वेश्चन आ गया है जिससे आपको डिसेंडेंट्स का सिनोनिम बताना है, और सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग। ठीक है, डिसेंडेंट्स का आपके ऑप्शन है लिजिटिज, प्रोगेंटिनर्स, लेगमेंट एंड हायरलिंग्स। आपको इसमें सही आंसर बता। तो आपको 35 क्वेश्चन ये है, देखिए इससे आपको सही स्टेटमेंट बताना है इसमें से कोन्याक ट्राइब के बारे में। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दिया है इसमें, जिससे फर्स्ट ऑप्शन है कोन्याक्स को क्या कह रहे हैं? कोन्याक्स फ्रॉम लोंगवा विलेज हैव बीन नोमाड्स सिंस एंशियंट टाइम्स वंडरिंग फॉर फूड एंड वाटर ऑन माउंटेन्स एंड लो लैंड्स। तो क्या कह रहे हैं? आपको समझ आ गया होगा कि उन्हें जो लोंगवा विलेज में होते हैं एंशियंट टाइम से नोमाड्स रहे हैं और वाटर फूड के लिए माउंटेन्स में घूम रहे हैं, लोंगवा लैंड्स में घूम रहे हैं। अब सेकंड ऑप्शन है आपका आफ्टर द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी द एंटायर कोन्याक ट्राइब अडॉप्टेड मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका द कोन्याक्स आर द लार्जेस्ट ऑफ Nagaland's officially recognized tribes are the last of the tattooed headhunters। तो क्या कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कोन्याक्स नागालैंड की सबसे बड़ी ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब है और लास्ट टैटूड हेडहंटर्स भी है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन ने थर्ली स्टडी कर दिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, जिसके बाद हमें 1 to 1 आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पैराग्राफ, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन का फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं।
इसमें कहा गया है कि होम टू 533 लिविंग ट्राइब्स, इंडियाज ट्राइबल population is the largest in the world. Despite encroaching urbanization, habitat loss, and dwindling livelihoods, many tribal communities continue to practice their traditions and conserve the ancient wisdom handed down by their ancestors. On the eastern edge of India's northeastern province of Nagaland, perched high atop a ridge of far ahead mountains, sits Longwa village, home to one such tribe, the Konyak Naga tribe. The Konyak have been around 6 time predecessors, were nomads in the area for thousands of years, roaming for water and food on mountains and lowlands. They are the largest of the regions, 16 official recognized tribes, and the last of the tattooed headhunters stranded between India and Myanmar. The international border slices through the heart of this village. Here, people too live between two worlds, one in the present and one in the past. Young children in hoodies today stand astride their grandparents, the older relics of an ancient belief system. तो ये था आपका फर्स्ट पैराग्राफ. अब इसको समझते हैं इसमें क्या कह रहे हैं. आप लोग को आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, तो देख लेते हैं. इसमें कह रहे हैं कि इंडिया में 533 लिविंग ट्राइब्स हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन है. भले ही अर्बनाइजेशन, हैबिटेट लॉस और लाइवलीहुड का कम होना एक चैलेंज है, फिर भी काफ़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपने ट्रेडिशंस को प्रैक्टिस करती हैं और अपने एंसेस्टर्स की एंशियंट विजडम को कंजर्व करती हैं. इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस नागालैंड के ईस्टर्न एज पर एक ऊंची पहाड़ी के रिज पर लोंगवा विलेज है, जो एक ट्राइब कोन्याक नागा ट्राइब का घर है. कोन्याक्स टाइम जो था इमोरियल से यहाँ है और उनके पूर्वज हजारों सालों तक इस एरिया में नोमाड्स रहे हैं. पानी और खाने की तलाश में माउंटेन्स और लोलैंड्स पे घूमते रहे हैं. ये रीजन्स के 16 ऑफिशियल रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स में से सबसे बड़ी है और ये लास्ट टैटूड हेडहंटर्स है. इंडिया और म्यांमार के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर इस विलेज के बीच से गुजरता है. यहाँ के लोग भी दो वर्ड्स में जीते हैं, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में. आज के यंग चिल्ड्रन जो हुडीज पहनते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खड़े दिखते हैं, जो एक पुरानी एंशिएंट बिलीफ सिस्टम के जीवित प्रतीक हैं. तो चलिए पहले इस पैराग्राफ के साथ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आपको कुछ आइडिया भी हो जाता है ना. तो चलिए देखते हैं. आपका क्वेश्चन नंबर ये है 31 वाला. इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, जिसमें आपको पहचानना है करेक्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करेक्ट सेंटेंस आपको कौन सा है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको कह रहे हैं अर्बनाइजेशन, हैबिटेट लॉस एंड dwindling livelihoods are the hindrances that interfere with India's tribal population. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कह रहे हैं, अर्बनाइजेशन, हैबिटेट लॉस जो है dwindling livelihoods का हिंड्रेंस है जो इंटरफेयर करते हैं विद इंडियाज ट्राइबल पॉपुलेशन. और आपका सेकंड स्टेटमेंट है कोन्याक्स लिव्ड इन डाइवर्स ग्रुप्स एक्सट्रिकेटेड बाय लैंग्वेज एंड डिस्टिंक्टिव फेशियल टैटूज. आप पहचानिए कि करेक्ट कौन सा होगा, जैसे कि हमने पैराग्राफ पढ़ा है. तो मैं आपको बताती, चलिए सॉल्व करते हैं साथ में इसको. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो हम करेक्ट देखेंगे, अगर हमें सही सेलेक्ट करना है तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है कि डेस्पेट एनक्रोचिंग अर्बनाइजेशन, हैबिटेट लॉस एंड dwindling लाइवलीहुड, मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज कंटिन्यू टू प्रैक्टिस देयर ट्रेडिशन, जो उससे मैच हो रहा है, राइट.
क्योंकि भले ही अर्बनाइजेशन, हैबिटेट टूल्स और लाइवलीहुड्स का कम होना एक चैलेंज है, फिर भी काफ़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपनी ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करती है। तो यही इससे मैच हो रहा है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट हुआ। और जबकि स्टेटमेंट 2 में जो कह रहे हैं कि कोन्याक को, कि जो कोन्याक है वो डिवाइड हो गई है लैंग्वेज और टैटूज में, वो इससे मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन 2 में ये दिया हुआ है, जबकि पैराग्राफ में ये नहीं दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनकी यूनिटी और ट्रेडिशन पर्टिकुलरली मेंशन है कि द लास्ट ऑफ द टैटूड हेड हंटर्स मेंशन की गई है ये। तो इस हिसाब से क्या हुआ, आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने, कि कोन्याक्स लिव्ड बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन इन द प्रेजेंट एंड वन इन द पास्ट, एज मीन्स कैसे, किस तरह से। ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है, द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार स्लाइसेस थ्रू द हार्ट ऑफ देयर विलेज। सेकेंड ऑप्शन है आपका, द यंगर जनरेशन हैव बिगन टू अडॉप्ट मॉडर्न वेज whereas the older follow ancient relics. Second option, third option है आपका, they are largest of the regions, 16 official recognized tribes and the last of the tattooed headhunters. Last option है आपका, they have been around slices time immemorial. तो करेक्ट चूज कीजिए आप, आपको मैं टाइम देती हूँ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी है, जैसे कि आपको पैराग्राफ में बताया ही गया है कि दे आर द लार्जेस्ट ऑफ द रीजन्स, 16 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स एंड द लास्ट ऑफ द टैटूड हेड हंटर्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी। अब इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। व्हेन यू फॉलो द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द मोन रीजन of Nagaland in the first week of April, you will find yourself at the start of the Oiling Festival, a fervent prayer for a good harvest. The holiday is a celebration of the art and resplendence of the Konyak tribe. Traditional garments are a shockwave of colors, electric blue and fiery red, covered in beads, glass, shell, stone, teeth or tusk, claws, horns, metals, bone, wood, seeds, and hair. The descendants of the Konyaks are remnants of a vanishing culture today. Of all the tribes that lived in the hills of what is now Nagaland, the Konyaks were particularly feared, made up of several groups, each differentiated by language and distinctive facial tattoos. They all practiced headhunting, decapitating members of rival tribes, being a rite of passage for young Konyak boys. Konyaks believe the soul force lies in the human skull, which is why headhunting was a way for people to seize power and settle disputes. They were also one of the most isolated tribes in the region that began to change 200 years ago. In the 1870s, missionaries from America began to settling up schools in the region, and over the following decades, thousands are converted to Christianity. The Konyaks were among the last. Their traditions and ancient customs were eventually marked heathen by overzealous missionaries in a quest to civilize the Konyaks. The British Raj banned headhunting in 1935, and over the years, the young generations have begun to adopt modern ways. And the unique culture of tattooing
too has faded. Totally. Today, most of the villages in Nagaland have at least one Christian church. The church in Longwa is in a vast field atop the ridge, right below the house of the village chief. For all the benefits of supposed modernization, Nagaland is one of the most militarized zones in the country. The northeast is still largely cut off from the rest of the country in terms of job, healthcare, and opportunities. And they face continuous harassment and racism when they visit the mainland. Progress is inevitable, it is the way of the world, but the world cannot be whole without the indigenous people who are the source of our lives and ours. Their ways of question the system of our universe, forcing us to know ourselves deeper and our connection with the earth better. ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ, सारा एक साथ कर दिया हमने. चलिए पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसके बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इस पैराग्राफ में देखिए क्या कह रहे हैं ये. जब आप ब्रह्मपुत्र रिवर को फॉलो करते हैं मोन रीजन ऑफ नागालैंड में फर्स्ट वीक में अप्रैल में, तो आप ऑयलिंग फेस्टिवल के स्टार्ट पे पहुंच जाते हैं. ये एक फर्वेंट प्रेयर होता है गुड हार्वेस्ट के लिए. ये फेस्टिवल कोन्याक ट्राइब की आर्ट और रिस्प्लेंडेंस का एक बड़ा सेलिब्रेशन है. उनका ट्रेडिशनल गारमेंट्स एक शॉकवेव ऑफ कलर्स होता है. इलेक्ट्रिक ब्लू और फियरी रेड जो बीड्स, ग्लास, शेल, स्टोन, टीथ या टस्क, क्लोज, हॉर्न्स, मेटल, बोन, वुड, ये सब चीज़ों को कवर करते हैं. इन सब से उनको कवर करते हैं. कोन्याक्स के डिसेंडेंट्स आज के वेनिशिंग कल्चर का पार्ट है. नागालैंड के हिल्स में रहने वाले सभी ट्राइब्स में से कोन्याक सबसे ज़्यादा फियर्ड था. ये अलग अलग ग्रुप्स से बने थे जो लैंग्वेज और डिस्टिंक्टिव फेशियल टैटूज से डिफ्रेंशिएटिव होते थे. ये सभी प्रैक्टिस्ड हेड हंटिंग यानी राइवल ट्राइब्स के मेंबर का सर काटना एक राइट ऑफ पैसेज होता था यंग कोन्याक बॉयज़ के लिए. कोन्याक्स ये बिलीव करते हैं कि सोल फोर्स ह्यूमन स्कल में होती है. इस वजह से हेड हंटिंग एक पावर सीज करने का और डिस्प्यूट सेटल करने का तरीका था. ये रीजन के सबसे आइसोलेटेड ट्राइब्स में से एक थे, पर ये 200 ईयर पहले ही चेंज होना स्टार्ट हो गए. 1870s में अमेरिकन मिशनरीज ने यहाँ स्कूल सेटअप करना शुरू किया और नेक्स्ट डिकेड में 1000 ने क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट कर लिया. आज नागालैंड के मोस्ट विलेजेस में कम से कम एक क्रिश्चियन चर्च होता है. लोंगवाल विलेज का चर्च एक वास्ट फील्ड में रिज का ऊपर है जो विलेज चीफ के घर के नीचे है. लेकिन मॉडर्नाइजेशन के बेनिफिट्स के बावजूद नागालैंड अब भी इंडिया के मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन्स में से एक है. नॉर्थ ईस्ट अब भी रेस्ट ऑफ द इंडिया से कट ऑफ है. जॉब्स, हेल्थ केयर और अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में जब ये लोग मेंटेन्ड इंडिया विजिट करते हैं तो उन्हें हैरेसमेंट और रेसिज्म फेस करना पड़ता है. प्रोग्रेस इनेविटेबल है, ये वर्ल्ड का तरीका है, पर दुनिया होल नहीं हो सकती बिना इंडिजीनियस पीपल के जो हमारी लाइफ और आर्ट्स के सोर्स हैं. उनका वे ऑफ लाइफ हमसे यूनिवर्स के सिस्टम को क्वेश्चन करता है जो हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग और अर्थ से बेटर कनेक्शन बनाने में
मदद करता है। तो यहाँ हमने सारा पैराग्राफ स्टडी कर लिया है। अब जो 3 क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। तो 33 क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, कि कोन्याक्स वर feared due to the fact that they were headhunters। ठीक है, इसमें आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ये है। सेकंड आपका ये है कि कोन्याक्स बिलीव करते थे कि द सोल फोर्स लाइज इन द ह्यूमन स्कल फॉर विच दे हैड हंटेड so as to retain their vanishing culture। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, in the month of April, Konyaks performed the oiling festival to celebrate the art of poultriness of the Konyak tribe। और डी ऑप्शन है आपका, the advent of Christianity in most villages in Nagaland made the Konyak tribe uncouth also। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन होता है जो पैराग्राफ में हमने स्टडी की उसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट है कि कोन्याक्स के बिलीव था कि सोल फोर्स लाइज इन द ह्यूमन स्कल फॉर विच दे हैड हंटेड सो एज टू रिटेन देयर वैनिशिंग कल्चर। सो आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वन, द सिनोनिम ऑफ वर्ड डिसेंडेंट। इसमें जो वर्ड यूज हुआ डिसेंडेंट्स, इसका सिनोनिम क्या है? इसका सिनोनिम हुआ प्रोगेनिटर्स, जो अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो दूसरी चीजों को ह्यूमन या एनिमल्स के एटमोसफेयर को अडेप्ट कर लेते हैं उसे हम कहते हैं डिसेंडेंट्स। आपको फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको उसमें 4 ऑप्शन दिए, उसको एक ट्रू वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है जो कोन्याक्स के बारे में सही बात है, जो हमने पैराग्राफ में पढ़ी है कि कोन्याक्स फ्रॉम लोंगवा विलेज हैव बीन नोमैड्स सिंस एंशिएंट टाइम्स वंडरिंग फॉर वाटर एंड फूड ऑन माउंटेन एंड लोलैंड्स। सेकेंड ऑप्शन है, आफ्टर द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी the entire Konyak tribe adopted modern ways of living। The Konyaks are the largest of Nagaland officially recognized tribes and the last of the tattooed headhunted। तो ये 3 ऑप्शन में से आपको करेक्ट चूज करना है। ठीक है, आपको लास्ट ऑप्शन ए और सी दोनों ऑप्शन के लिए है जो करेक्ट हो सकता है। तो अगर हमने स्टडी जो की है उसके बेस अगर हम देखें तो हमने ये भी स्टडी की है कि कोन्याक्स जो है लोंगा विलेज में नोमाड से एंशिएंट टाइम से वंडर कर रहे थे वाटर फूड के लिए माउंटेन्स पे और लोलैंड्स पे। ये हमने स्टडी किया तो ये आपका करेक्ट हो सकता है। और सी ऑप्शन भी हमने पढ़ा है कि कोन्याक्स लार्जेस्ट ऑफ नागालैंड के थे, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज थे एंड लास्ट टैटूड हेड हंटर्स थे। तो ये दोनों ऑप्शन हमने स्टडी किया है, दोनों ऑप्शन करेक्ट आपकी, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट जाता है। राइट, तो यहाँ हमने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व, और इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। हम इसकी पूरी अच्छे से स्टडी कर लेंगे, लास्ट तक आपको मेरे साथ बने रहना है। स्टे ट्यून और देखते रहिए इसको। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड कॉम्प्रिहेंशन की स्टडी करते हैं। उसके लिए जैसे हमने पहले किया था कि पहले हमें क्वेश्चन को गो थ्रू करने हैं, तो हम वो कर लेते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 36। इसमें भी आपको यही करना है, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। और मे भी दोनों ही सही हो सकते हैं या मे भी दोनों ही रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है कि डायस्टोपिया रेफर्स टू अ बायगॉन dystopian society where people suffer from poverty, violence, etc. सेकेंड आपका स्टेटमेंट है इन द हैंडमेड्स टेल Atwood refreshes Gothic elements through a
पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी लेंस। तो चलिए अभी हम इसकी स्टडी बाद में करेंगे, ठीक है। आप अपने इसको अपने माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसमें आपको वही करना है जैसा आपने पहले किया था फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, राइट। तो चलिए हम इसको एक बार 4 ऑप्शंस गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं फर्स्ट ए ऑप्शन में एटवुड यूजेस सिंपल इमेजरी टू एंगेज द सेंसेस ऑफ द रीडर इन हर नॉवेल्स। बी ऑप्शन है आपका हिस्ट्री इज जस्ट अ नैरेटिव पीपल डिवाइस अबाउट देयर पास्ट। सी ऑप्शन है आपका टू मेक द रीडर्स एंगेज विद हर कैरेक्टर्स एटवुड एम्प्लॉयज फर्स्ट पर्सन नरेशन while jotting down offered story। अब लास्ट देख लीजिए, एटवुड comments that she never tried to manipulate historical facts but tried to bring forth the already known facts। ये आपके 4th ऑप्शंस हैं, इनमें से हमें करेक्ट चूज करना है या इनकरेक्ट चूज करना है। इस वाले में हमें इनकरेक्ट चूज करना है, राइट। अब 38 यानी कि 3rd क्वेश्चन देख लेते हैं। द हेडमेड्स टेल इज स्पेसिफिकली कैरेक्टर बेस्ड बाय, किसके ऊपर कैरेक्टर बेस्ड है? अ फ्यूज ऑफ प्रोज पोएट्री लेटर्स रिटन इन अ बायगॉन एरा एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लाइक न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। बी ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। सी ऑप्शन है अ पैराबोलिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रेस्ड विमेन। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है आपका इसमें पोस्ट मॉडर्न फिलोसफिक हिस्ट्री। तो ये आपकी ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप आइए 9th क्वेश्चन पे, 4th क्वेश्चन पे, जो है What could be the possible reasons of Atwood saying in her afterward? I have not changed, facts come to light। इसमें इसको बताना है what could be the possible reason बताने हैं आपको, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो अभी क्वेश्चन पढ़े हैं सिर्फ हमने इसके। नेक्स्ट लास्ट देख लीजिए, आपको सिनोनिम बताना है वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव का, डेमोन्स्ट्रेट्स का एज यूज इन द पैसेज। तो जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हम इसका डेमोन्स्ट्रेट्स का मीनिंग भी पता चलेगा। ये हमने गो थ्रू कर लिए 4 के 5 क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे इसके पैराग्राफ को स्टडी करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो पैराग्राफ आपका ये है, रिगार्डेड एज वन ऑफ कैनेडाज फाइनेस्ट लिविंग राइटर्स, मार्गरेट एटवुड is a poet, novelist, story writer, essayist, and environment activist. She is perhaps most recognized though for her novels in which she masterfully tells open-ended tale while analyzing modern urban life and politics. Her female characters are strong and enigmatic. The envisaged civilization and cultures in her novels are not ideal, rather they are fearful or constructing. The dystopian future presented in Atwood's book is firmly feminized। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कनाडा से सबसे अच्छे और मशहूर लिखने वाले लोगों में से एक मार्गरेट एटवुड एक कवि, उपन्यासकार, लेखक, कहानी लेखक, निबंधकार और पर्यावरण से जुड़े हुई सक्रिय व्यक्ति है। वो कई वजह से प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा उसके उपन्यासों के लिए जानी जाती है।
वो अपनी कहानियाँ अलग अलग तरीके से बताती है, उन्हें अलग तरीके से बता के और आज के शहरी जीवन और राजनीति पर ध्यान देती है। उसी कहानियों की महिला पात्र मजबूत और थोड़ा रहस्यमय होते हैं। उसके उपन्यासों में दिखाए गए काल्पनिक भविष्य सुंदर या आइडियल नहीं होते, बल्कि डर लगने वाला या दबाव भरे होते हैं। एटवुड की किताबों में जो भविष्य दिखाए गए हैं वो पूरे तरह से महिलाओं से जुड़े होते हैं। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द टर्म डिस्टोपिया refers to a dystopian future society where people face human suffering, poverty, oppression, violence, disease or pollution. It is a society where people live in state of scarcity, tyranny or both. The author's perspective on the future is obscured by inclining dread of the undesirable effects of current behavior. A wonderful illustration of how a postmodern novel alters the Gothic style is The Handmaid's Tale. The uniqueness of Margaret Atwood's The Handmaid's Tale is that it prominently features a variety of Gothic characteristics, while also being heavily infused with postmodernist ideas. It is conceivable to see Gothic as a parabolic investigation of the restricted and even endangered lives of women. तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें। डिस्टोपिया का मतलब होता है एक ऐसे फ्यूचर सोसाइटी से है जहां लोग ह्यूमन सफरिंग, पॉवर्टी, ऑपरेशन, वायलेंस, डिसीज या पोल्यूशन फेस करते हैं। ये एक सोसाइटी होती है जहां लोग स्कार्सिटी, टायरनी या दोनों के स्टेट में जीते हैं। और ऑथर का पर्सपेक्टिव फ्यूचर के बारे में ब्लर हो जाता है जब वो लोगों में ड्रेड क्रिएट करते हैं कि करंट बिहेवियर के अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल जो दिखाते हैं कि कैसे एक पोस्ट मॉडर्न नॉवेल गोथिक स्टाइल को चेंज करता है, वो है द हैंडमेड्स टेल। मार्गरेट एटवुड की द हैंडमेड्स टेल इज की यूनिकनेस ये है कि ये प्रोमिनेंटली गोथिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फीचर करता है और साथ ही साथ पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडिया से हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। ये सोचा जा सकता है कि गोथिक एक तरीके से पैराबोलिक इन्वेस्टिगेशन से रिस्ट्रिक्टेड और इंडेंजर्ड वुमेन की लाइव्स का। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था जो हमने समझा। अब जब हमने पैराग्राफ की स्टडी की है उस बेस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये है जो आपका 36 क्वेश्चन है, आपको जो मैंने आपको बताया था जिसमें हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी, तो हम उसको गो थ्रू फिर से उसको सॉल्व करते हैं जिस बेस से हमने पैराग्राफ स्टडी कर ली है। तो आपको पूछा गया था, स्टेटमेंट 1 में पूछा गया था कि डिस्टोपिया जो रिफर कर रहे हैं टू अ बाइगोन डिस्टोपियन। बाइगोन मीन्स पास्ट वाला जो हो गया, डिस्टोपियन सोसाइटी को वे पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी, वायलेंस एटसेट्रा। तो क्या ये आंसर सही है? क्योंकि अभी हमने जो स्टडी करी वहां पे हमने ये पढ़ा कि जो डिस्टोपिया है वो बाइगोन डिस्टोपियन सोसाइटी की स्टडी नहीं कर रहे, रेफर नहीं कर रहे हैं, वो इनफैक्ट फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, पास्ट वन की नहीं कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 आपका रॉन्ग हो जाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या कह रहे हैं, जो द हैंडमेड्स टेल हैटवुड की तो रेफरेंस गोथिक एलिमेंट्स थ्रू अ पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी लेंस। तो इसमें आपको क्या कहा जा रहा है कि जो हैंडमेड्स टेल है एटवुड के गोथिक एलिमेंट्स के थ्रू पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी लेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है।
है ना, ब्लेंड्स करता है वो गोथिको एलिमेंट्स विद पोस्टमॉडर्न इन द नॉवल। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो हमने स्टडी करी थी सेकंड पैराग्राफ में। आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। तो आपका ऑप्शन ए क्लियर है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टडी करते हैं, जिसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। फॉर द हैंडमेड्स टेल बाय मार्गरेट एटवुड, अ फर्स्ट पर्सन नरेटर इज एम्प्लॉयड। एज अ रिजल्ट, द हैंडमेड्स वॉइस इज यूज्ड टू tell the story to us. The author adopts the role of a character when writing in the first person and narrates the tale from the inside. This is a tale from the inside. This makes the readers interested and able to empathize with the character, strengthening the impression that the book is real. First of all, the story has a significant role for the proper name alone. In the mask, the persona is dehumanized. Offered is not who she truly is. She is a handmaid. This results in the creation of a fantastical universe that appears completely weird, warped, and terrible. Defamiliarization is the author's method for achieving this impact. Atwood places the story near the end of the 20th century, when the oppressive totalitarian regime known as the Republic of Gilead was established in what had formerly been New England. The author manipulates real materials to create elements that are almost surreal and frightful. The story as a whole alternates between forced action and withdrawal, between stealthy risk-taking and hesitant pulling back. Additionally, the author astounds readers not only with a wide range of narrative techniques that show odd and horrifying situations, but also with a profusion of textual games. तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। द हैंडमेड्स टेल जो थी बाय मार्गरेट एटवुड एक फर्स्ट पर्सन नरेटर यूज करता है। इसका मतलब है कि हैंडमेड की वॉइस से स्टोरी हमें बताई जाती थी। ऑथर एक कैरेक्टर का रोल अडॉप्ट करता है जब फर्स्ट पर्सन नरेशन यूज करता है और स्टोरी फ्रॉम द इनसाइड नरेट करता है। इससे रीडर स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है और कैरेक्टर के साथ एम्पैथाइज करते हैं, जो बुक के रियल लगने का इंप्रेशन देते हैं। सबसे पहले स्टोरी में प्रॉपर नेम का एक सिग्निफिकेंट रोल है। मास्क के अंदर पर्सन्स डिह्यूमनाइज्ड हो जाता है। ऑफर्ड सच में कौन है वो नहीं दिखाया जाता, वो सिर्फ एक हैंडमेड है। इस वजह से एक फैंटास्टिकल यूनिवर्स क्रिएट होता है जो कंप्लीटली वियर्ड, रैप्ड और टेरिबल लगता है। डिफेमिनाइजेशन एक टेक्निक है जो ऑथर उसे यूज करता है ये इम्पैक्ट अचीव करने के लिए। एटवुड स्टोरी को 20th सेंचुरी की एंड के करीब सेट करती है जब ऑपरेसिव टोटलिटेरियन रेजिम, जिसे रिपब्लिक ऑफ गिलेड कहे जाता है, स्टैब्लिश होते हैं, जो पहले न्यू इंग्लैंड था। ऑथर रियल मटेरियल्स मैनिपुलेट करता है ताकि सरियल और फ्राइटफुल एलिमेंट्स क्रिएट हो सके। पूरी स्टोरी फोर्स्ड एक्शन और विड्रॉल
के बीच शिफ्ट करते रहते हैं। स्टेल्थली रिस्क टेकिंग और हेजिटेंट पुलिंग बैक के बीच बैलेंस बना के रखती है। ऑथर सिर्फ अलग नैरेटिव टेक्निक से ही रीडर्स को सरप्राइज नहीं करती, बल्कि ऑड और हॉरिफाइंग सिचुएशन दिखाकर और टेक्सचुअल गेम्स के ज्यादा यूज से भी एस्टोनिश करता है। तो ये पढ़ा हमने सेकंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इस पर जो क्वेश्चन बेस है उसे भी कर लेते हैं। तो आपका 37 क्वेश्चन जो था इसमें से आपको करेक्ट निकालना था। ABCD 4 दी हुई थी फैक्ट्स, उसमें से आपको इनकरेक्ट आंसर निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है जैसे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका एडवर्ड वॉज सिंपल इमेजरी, एडवर्ड यूज सिंपल इमेजरी टू एंगेज द सेंसेस ऑफ द रीडर इन हर नॉवेल्स। तो ऐसा तो नहीं है ये। सेकंड वाला आपको ऑप्शन देख लेते हैं, हिस्ट्री इज जस्ट अ नैरेटिव पीपल डिवाइस अबाउट द पास्ट। तो थर्ड आपका है टू मेक द रीडर्स एंगेज विद अ कैरेक्टर, एडवर्ड एम्प्लॉयज फर्स्ट पर्सन नरेशन वाइल जॉटिंग डाउन ऑफरेड स्टोरीज। तो ये हमने पढ़ाई है। एडवर्ड कॉमेंट्स दैट she never tried to manipulate historical facts but tried to bring forth the already known facts। तो अब देखिए इसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, बट जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसमें उसने कहा है कि वो जो सिंपल और इमेजरी लैंग्वेज चुनी है रीडर्स के लिए जो वो पढ़ पाए, बट ऐसा नहीं है। उसने पैसेज में कहा था कि पैसेज में लिखा था कि एडवर्ड की जो राइटिंग है कॉम्प्लेक्स है, वाइड रेंज ऑफ नैरेट टेक्निक से यूज की हुई है, ऑड एंड हॉरिफाइंग सिचुएशन में यूज हुई है अलोंग विद टेक्सचुअल गेम्स। तो ऑब्वियसली इन सबका मिंगल से वो सिंपल तो नहीं बनेगी, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जाता है ए, क्योंकि वो ही इनकरेक्ट है, राइट। इसी पैराग्राफ में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर हो सकता है। देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन क्या है, दैट इज 38 कि हैंडमेड टेल जो है एटवुड की स्पेसिफिकली कैरेक्टराइज बाय, किसके साथ कैरेक्टराइज हुई थी, किसके द्वारा हुई थी। तो आपके ये ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, अ फ्यूज ऑफ प्रोज पोएट्री, लेटर्स रिटन इन अ बाइगोन एरा एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लाइक न्यूज़पेपर क्लिपिंग। ये तो आपको पता है नहीं कहा गया है। क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, इसकी बात ऐसी नहीं हुई है। तो अ पैराबोलिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रेस्ड वीमेन। नेक्स्ट है आपका लास्ट, पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर हिस्ट्री। तो पहले हम देखते हैं पैसेज में क्या कहा गया है। पैसेज में बात की गई है जो ह्यूमन हैंडमेड टेल है, पोर्ट्रेज क्या पोर्ट्रे करता है, वो डिस्टोपियन सोसाइटी को करता है जहाँ पे जो वीमेन है स्पेशली हैंडमेड्स की आर ऑप्रेस्ड एंड स्ट्राइप्ड ऑफ देयर आइडेंटिटीज। Atwood uses narrative technique to highlight the horror of the world, making it a parable, means symbolic story about oppression। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है, सही नहीं, क्योंकि जो नॉवल है वो मेयरली मिक्स ऑफ प्रोज पोएट्री के लिए नहीं है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं है। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट कहा जाएगा, क्योंकि स्टोरी डज नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही है। ऑप्शन डी भी करेक्ट इनकरेक्ट है आपको, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी हिस्ट्री जो है इज नॉट द प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ द नॉवल, है ना। तो आपका क्या बचता है, सी ऑप्शन बचता है, पैराबोलिक इन्वेस्टिगेशन बचता है आपका, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसका लास्ट पैराग्राफ की स्टडी कर लेते हैं। सिमिलीज, personification, symbols and metaphors all play a very specific role in Atwood's writings. First off, they frequently relate disparate fields. Atwood's narrative in Alias Grace is primarily chronological. She grows more self-assured and her inventiveness
demonstrates this. The idea that history is only as meaningful as one chooses to make it is one of the central tenets of the postmodern movement. To the postmodern philosopher, history is merely a narrative that people construct about their past. This postmodern concept is beautifully explored in Alias Grace by Margaret Atwood. Atwood investigates how a story's framing affects its meaning by utilizing postmodern writing styles and techniques. Atwood creates a complicated work that investigates a historical movement in an original way by blending several literacy styles, including prose, poetry, letters written in a bygone era, and historical document like newspaper clipping. In Alias Grace, Atwood states in her afterword, I have not changed any known facts, but the documented stories are so inconsistent that few people can be sure of anything. Unquestionably, known facts come to light. Even though Grace Mark's case is cloaked in mystery, Atwood does a fantastic job of placing together the scant historical evidence she had at her disposal. The manner in which Atwood fills in the spaces reveals her interpretation of Grace Mark's story. Atwood retells a historical women's tale that explores gender identity in the same way that she explores नेशनल आइडेंटिटी. अब इससे एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि जो सिमिली, पर्सनिफिकेशन, सिंबल्स और मेटाफर्स सारे फिगर्स पेज हैं, एटवुड की राइटिंग में एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं. पहले ये अक्सर अलग अलग फील्ड्स को रिलेट करते हैं. एटवुड का नैरेटिव एलियस ग्रेस मेनली क्रोनोलॉजिकल है. जैसे जैसे वो और कॉन्फिडेंट होती है, उनकी इन्वेंटिवनेस भी देखी जाती है. आइडिया ये है कि हिस्ट्री और सिर्फ उतनी ही मीनिंगफुल होती है जितना कोई उसको बनाता है. ये पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट का एक सेंट्रल टेनेट है. पोस्ट मॉडर्न फिलोसफियर के लिए हिस्ट्री सिर्फ एक नैरेटिव है जो लोग अपने पोस्ट के बारे में कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये पोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट एटवुड की एलियस ग्रेस नॉवल में ब्यूटीफुली एक्सप्लोर किया गया है. एटवुड ये इन्वेस्टिगेट करती है कि एक स्टोरी का फ्रेमिंग उसके मीनिंग को कैसे अफेक्ट करता है, और वो पोस्ट मॉडर्न राइटिंग स्टाइल और टेक्निक्स का यूज करती है. एटवुड एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क क्रिएट करती है जो एक हिस्टोरिकल मूवमेंट को एक नए तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है. ये काफी लिटरेरी स्टाइल को मिक्स करता है, जैसे प्रोज, पोएट्री, पुराने जमाने की लेटर्स और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जैसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग एक्सेट्रा. एलियस ग्रेस के आफ्टरवर्ड में एटवुड लिखती है, मैंने किसी भी नोन फैक्ट्स को चेंज नहीं किया, पर डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज इतनी कंसिस्टेंट हैं कि लोग किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं हो सकते, पर अनक्वेश्चनेबली नोन फैक्ट्स सेम आते रहते हैं. इवन दो ग्रेस मार्क्स का केस मिस्ट्री से भरा हुआ है. एटवुड ने अवेलेबल हिस्ट्रिकल एविडेंस को जोड़ने का काफी अच्छा काम किया है. वो जिस तरीके से मिसिंग गैप्स को फिल करती हैं, वो उनकी इंटरप्रिटेशन दिखाता है ग्रेस मार्क्स की कहानी का. एटवुड एक हिस्टोरिकल वुमेन की स्टोरी रिटेल करती है जो जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करता है.
वैसे ही जैसे वो नेशनल आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करती है। तो ये थी हमारी इसका स्टोरी। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपका 39 क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। What could be the possible reasons of Atwood saying in her afterword, I have not changed facts like facts come to light? तो इसका ऑप्शन है to point out that a writer is free to distort historical facts while writing. Second option है to provide a new space for creativity, narrativism and historical possibility in writing. Third है to make Grace Mark's story more popular. Next है to make it a postmodern concept. क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, आप बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड अ न्यू स्पेस फॉर क्रिएटिविटी, नैरेटिविजेशन एंड हिस्टोरिकल पॉसिबिलिटी इन राइटिंग। क्योंकि आपके पैराग्राफ में कहा हुआ है कि डिस्कस किया हुआ है कि हाउ एटवुड ब्लेंड्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स विद लिटरेरी क्रिएटिविटी टू एक्सप्लोर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इस वजह से ये आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट है आपको सिनोनिम बताना है डेमोन्स्ट्रेट्स का एज यूज्ड इन द पैसेज। तो पैसेज में डेमोन्स्ट्रेट का यूज किया गया है शो और प्रूव समथिंग क्लियरली, कुछ समथिंग क्लियरली बिल्कुल क्लियर दिखाओ, विच अलाइन। तो इसमें से इसका ऑप्शन जो जाता है वह आपका फर्स्ट वाला सब्सटेंशियल, ठीक है, सब्सटेंशियल आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो इसका मतलब ही सेम है, क्लियरली शो करना कुछ, राइट। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया अपना सेकंड सेक्शन रीडिंग वाला। आज हमारा ये कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे नेक्स्ट पोर्शन जो है स्पोकन एंड राइटिंग एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें फिर से 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए वो हम फिर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप इस रीडिंग पार्ट को प्रैक्टिस करो ताकि आगे आपको पता चले कि नेक्स्ट आप जो ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करोगे तो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इस तरह से बने रहिए, आप लास्ट से अभी तक बने हुए हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी like this only. If you want to learn English with ease, follow Shikha please.